राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल ड्रामा, बहुमत परीक्षण और विधायकों की परेड, ये सारे शब्द अब जल्द घिसने वाले हैं। घिसे भी क्यों ना, हर थोड़े थोड़े अंतराल में इनकी जरूरत जो पड़ने लगी है। जुम्मा 4 दिन नहीं हुए थे कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुए। कैबिनेट अभी तक बन भी नहीं पाई थी कि बिहार में उसी तरह की खबरें अब आने लगी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए चर्चा में रहने वाली बिहार की राजनीति में सत्ता शरीर बदलने वाली है। जी हां, बयान पर बयान आ रहे हैं। पार्टियां अपने विधायकों को समेटने में लग गई है। पटना और दिल्ली में घनघना रहे फोन चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कोई साजिश की बात करता है तो कोई चिराग मॉडल के दोहराव की बात करता है, और जनता लगा रही है हिसाब कि अब और कितने दिन पटना के नेताओं की प्राथमिकता सरकार चलाने की जगह सरकार बचाने और सरकार के बने रहने की होगी। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अविनाश दुबे। घड़ी सबके घर में होती है। जिस चाल से घड़ी चलती है उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, मगर कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार के पास एक ऐसी घड़ी है जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घूमती है। रह रहकर उनकी अंतरात्मा उनसे जोर जोर से बातें करती है। पराजित तो नहीं होता, मगर सत्य अचानक से परेशान जरूर होने लगता है। कई समर्थक कहते हैं कि उनके दोनों हाथों में लड्डू होता है, उनके दोनों ही करवट पर सत्ता है, और बिहार का समीकरण ऐसा है कि उनके बिना हस्तक्षेप के सत्ता किसी को नहीं मिलती। आलोचक कहते हैं कि वो कब किधर पलटी मार जाए पता ही नहीं चलता है। अब एक बार फिर से बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हम डिस्क्लेमर के तौर पर पहले ही क्लियर कर देते हैं। अब बिहार में क्या होगा उसे समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि जो होगा, जिसकी चर्चा है, वो क्या होगा। पटना में कुछ बड़ा होने वाला है। इसके संकेत इस बात से भी मिलते हैं कि आज यानी 9 जुलाई को जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने अपने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। इसी के बाद पटना से दिल्ली तक ये खबरें उड़ी हुई हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी के साथ हाथ मिला सकते हैं। वैसे जब जब नीतीश की नाराजगी की खबर सामने आती है, उनका पाला बदलने का चर्चा आम हो जाती है। चूंकि आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, इसलिए डर इस बात का है कि कहीं उनके साथ कुछ विधायक तो नहीं है। इस शक की पुख्ता वजह भी है। बिहार की राजनीति में यह माना जाता रहा है कि जेडीयू में टिकट बंटवारे का काम आरसीपी सिंह ही किया करते थे, इसलिए जीते हुए नेताओं में से कुछ ही हमदर्दी आरसीपी के साथ हो सकती है। केंद्र में जेडीयू अपने कोटे से 2 मंत्री चाहती थी, इसकी डीलिंग आरसीपी सिंह ही कर रहे थे, और एक की दमदार मंत्रालय पर मान गए जो उन्होंने खुद लिया था। आरसीपी सिंह जब नीतीश की मर्जी के खिलाफ जाकर केंद्र में मंत्री बने थे, तब दर्जन भर जेडीयू के सांसद नेतृत्व के अदृश्य आदेश की अनदेखी कर उन्हें बधाई देने घर गए थे। तब इसको लेकर काफी चर्चा हुई थी कि कौन किसके साथ है। नीतीश कुमार ने अब इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मंगलवार को विधायक दल की बैठक बुलाई है। खबर है कि सांसदों को भी इसमें बुलाया गया है। वैसे इस मीटिंग को कुछ लोग इस तरह से भी देख रहे हैं कि नीतीश पाला बदलने के लिए विधायकों का मूड समझना चाहते हैं। अब लाख टके का सवाल यह रह जाता है कि क्या वाकई नीतीश ने पाला बदलने का मन बना लिया है? क्या बीजेपी से दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि उसे पाटा नहीं जा सकता? जवाब तो नीतीश कुमार ही जाने, मगर संकेत तो दूरियों के ही दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करता हूं। कैसे दूरियां, किस प्रकार की दूरियां, क्यों पाला पलटने की बात कर रहे हैं हम? लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद पर बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार का रुख देखा गया। दूसरा पॉइंट, पटना दौरे पर गए अमित शाह से नीतीश कुमार ने शिष्टाचार मुलाकात नहीं की। तीसरा पॉइंट, एनडीए का साझेदार होने के बावजूद राष्ट्रपति के नामांकन से लेकर शपथ समारोह तक नीतीश कुमार कहीं भी नहीं दिखे। पॉइंट नंबर 4, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई भोज में शामिल नहीं हुए नीतीश कुमार। पॉइंट नंबर 5, नीतीश आयोग की महत्वपूर्ण बैठक जिसमें कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, उसमें केसीआर के अलावा नीतीश कुमार ही थे जो नहीं गए। 6 नंबर पॉइंट,
पिछले दिनों चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में बुलाना भी नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं आया। कहा जाता है कि नीतीश कुमार बिहार के मौजूदा बीजेपी नेतृत्व से असहज है। वो शुरू से ही चाहते थे कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी बने, क्योंकि वो लंबे समय तक नीतीश कुमार के मातहत काम कर चुके थे और नीतीश को ये खूब भाता था कि वो ओवरपास नहीं करते थे। अब खबर है कि कई मंत्रियों के साथ उन्हें काम करने में दिक्कत हो रही है। बीते दिनों स्पीकर विजय सिन्हा के साथ ही गर्मागर्मी हो चुकी है। सबने देखा था। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार की बीजेपी के पूर्व बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव से भी नहीं जमी थी, क्योंकि बिहार में बीजेपी की हमेशा से अपना सीएम बनाने की तमन्ना रही है। नित्यानंद राय को आला नेतृत्व की तरफ से प्रमोट भी खूब किया गया। नीतीश की नाराजगी को देखते हुए ही पिछले दिनों धर्मेंद्र प्रधान से उनकी गुपचुप और लंबी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद तय हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान के जरिए ही फैसले लिए जाएंगे। खबर है कि नीतीश चाहते हैं कि फिर से सुशील मोदी को बिहार लाया जाए, मगर बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। तो बीजेपी के सीएम के सवाल पर नीतीश कभी तैयार नहीं होते। उन्हें पार्टी के भविष्य की चिंता हो जाती है और ये सवाल तो हमेशा बना रहता है कि नीतीश के बाद जेडीयू का क्या होगा। जहां तक बात आरजेडी के साथ नजदीकियों की है, तो नीतीश और लालू एक साथ सालों तक राजनीति कर चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि आरजेडी कैंप में कुछ दिन पहले यह तय किया गया कि पार्टी प्रवक्ता जेडीयू पर हमले नहीं करेंगे। जो भी हमला होगा वो बीजेपी पर किया जाएगा, और ये बात आप ट्विटर से लेकर बयानों तक के अक्स में देख सकते हैं। इस पूरे मसले पर आरजेडी की प्रतिक्रिया सुनिए, जेडीयू की भी सुनिए। खेल आपको खुद पूरा समझ आ जाएगा। माजरा क्या है वो भी शायद आप संकेत के माध्यम से समझ पाए। बीजेपी भले ही सब कुछ ठीक होने की बात कर रही है, मगर उसके लिए चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए क्योंकि पलटू राम और पलटू चाचा जैसे उपमाएं भी बीते कई दिनों से आरजेडी नेतृत्व की तरफ से नहीं दी जा रही हैं। जाति जनगणना के मुद्दे ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को सेम पेज पर खड़ा कर दिया है। बाद में जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा और अग्निपथ योजना पर दोनों दल बीजेपी से अलग एक पिच पर दिखे। सूत्र बताते हैं कि लालू यादव को जब नीतीश कुमार पटना के पास पारस अस्पताल में देखने गए थे, साथ में सरकार बनाने की पहल यहीं पर हुई थी, बातचीत यहीं पर हुई थी। तारीख थी 6 जुलाई। तेज प्रताप यादव ने चाचा की एंट्री वाला सिग्नल भी सोशल मीडिया पर दिया था। नीतीश कुमार अगर तेजस्वी के साथ जाते हैं तो सरकार आसानी से बन पाएगी। कांग्रेस और बाकी दलों के साथ महागठबंधन बनाया तो सरकार के पक्ष में नंबर का गेम जाता है 160 से ऊपर। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। समीकरण क्या कहता है वो आंकड़े आपके सामने हैं। कैसे बन सकती है जेडीयू और आरजेडी की सरकार, समझिए। जेडीयू के पास कुल 45, आरजेडी के पास 79, कांग्रेस के पास 19, लेफ्ट के पास 16, हम के पास 4, कुल मिलाकर होते हैं 163 और बहुमत का आंकड़ा 122। बीजेपी के पास 77 विधायकों के साथ अकेले रह जाएगी। अगर सरकार बनाने की कोशिश हुई तो उसमें कम से कम 45 विधायकों को तोड़ना होगा, जो संख्या बहुत बड़ी है। इस पूरे खेल में दिलचस्प बात यह देखने वाली होगी कि बीजेपी क्या करेगी। बीजेपी क्या सब कुछ चुपचाप होते हुए देख लेगी, या वक्त का इंतजार करेगी, या फिर नीतीश पर आरजेडी की तरह नए सिरे से पलटू राम का लेप चिपकाएगी। अगले चुनाव की तैयारी करेगी, या केंद्रीय एजेंसियों वक्त रहते एक्टिव हो जाएंगी। सत्ता का खेल यहाँ इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होता। तो आज हमने आपको बताया कि आखिरकार बिहार के इस पॉलिटिकल खेल में सब कुछ चल के रहा है, क्या कुछ होने वाला है। समीकरणों से समझने का प्रयास कीजिएगा। संकेत हमने आपको दिया। अब आने वाले समय में ही बिहार के पॉलिटिकल खेल का पूरा माजरा समझ आएगा कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। खैर, संकेत साफ है, कुछ तो बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब विदाई दीजिए, शुक्रिया।